नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने सैलरी चैप्टर को कंटिन्यू किया था। मैं आपको बताता चलूं, सैलरी चैप्टर से रिलेटेड टोटल 11 क्लास चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। ये 12वीं क्लास है, और आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिनमें से पहला कॉन्सेप्ट आपका रहेगा इंटरेस्ट फ्री लोन, और दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा फ्री मील ड्यूरिंग द ऑफिस आवर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के अक्सर आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इनसे रिलेटेड प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना, और ये समझना कि किस तरीके से यहां से जो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनको एक सही अप्रोच के साथ सोल्व किया जाए, और किस तरीके से उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आंसर तक पहुंचाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 11 क्लासेस में हम लोगों ने काफी टॉपिक्स को डिटेल में चर्चा किया है। 12वीं क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम दो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन की। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अगर आपको कोई भी लोन मिलता है, वो लोन अगर इंटरेस्ट फ्री रहता है, तो एग्जैक्टली उसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा। जब आप लोग आपके एम्प्लॉय की या एम्प्लॉय जब अपनी सैलरी को कैलकुलेट करता है, नेट टोटल टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करता है, तो उस केस में इंटरेस्ट फ्री लोन को कैसे ट्रीट करना है, आज का हमारी वीडियो का एजेंडा ही यही रहने वाला है। तो देखिए, बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। लेट अस से कि एक आपका एम्प्लॉय है, एक आपका एम्प्लॉयर है, दोनों काफी साल से इकट्ठा काम कर रहे हैं। माने इस एम्प्लॉय ने इस एम्प्लॉयर के साथ अपने जीवन के करीब करीब 20-25 साल दे दिए हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब ऐसे में एम्प्लॉय को कभी कभी हो जाता है, सर्कमस्टांसेस बिगड़ जाते हैं, सिचुएशन हालात ऐसे हो जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने पैसे की जरूरत पड़ी, और इसने ये जो लोन है ये अपने एम्प्लॉयर से लेना सही समझा। तो ऐसे में अब इस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे। जो आपका एम्प्लॉयर है वो या तो ये कहे कि भाई मैं तेरे से इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेके चलूंगा, ब्याज लेके चलूंगा, या फिर दूसरा एक सिनेरियो और हो सकता है कि ये कहे कि तू यू आर माय ट्रस्टेड एम्प्लॉय, तो मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा, आपको केवल और केवल ये अमाउंट रिटर्न करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जब भी आपका एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करे, दूसरा क्या है, वो आपसे इंटरेस्ट रिकवर करे। और इंटरेस्ट अगर रिकवर करता है तो वहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड लेके चलते हो, एसबीआई ने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है इंटरेस्ट को लेकर के, या तो वो उसके इक्विवेलेंट ले ले, या उससे कम ले ले, या उससे ज्यादा ले ले, इसी तरीके की रिकवरी होगी। तो 3-4 केस बनेंगे जिन पे हमें थोड़ा कंसंट्रेट करके चलना है और समझना है आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस आपको क्या कहते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, जब भी आप लोग लोन की बात करते हैं या इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग आपके इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर रहे हैं। ये आपको समझना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी बन जाती है। एक कैटेगरी ऐसी होती है जहां पर आपके एम्प्लॉय ने जो आपको लोन दिया है ना, वो इंटरेस्ट फ्री है, आपका जो लोन है वो कैसा है, इंटरेस्ट फ्री है। तो आपका इनकम टैक्स क्या कहता है कि हम आपको कब रियायत देंगे, दिस इज द मेन कंसर्न। आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली एक ऐसी कैटेगरी बनेगी जहां पे हम कहेंगे कि जो अगर ये सिनेरियो होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। यानी कि हम लोग पहला केस क्या कह सकते हैं, पहला केस कह सकते हैं आपका जो अमाउंट है वो कैसा रहेगा, फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। क्या रहेगा, आपका फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जो आपका अमाउंट है वो कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, फुल्ली एग्जम्प्ट है। अब ये कब कब रहेगा, यहाँ पे दो केसेस आपके बन सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपका लोन जो आपने लिया है वो लोन का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम आप लोग लेके चल सकते हैं, यानी कि लोन अमाउंट। और किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू द 20,000। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से 20,000 तक का लोन लिया है तो 20,000 तक के लोन के ऊपर आपको कोई भी
टैक्स नहीं देना। इंटरेस्ट फ्री लोन है, ऑब्वियस सी बात है, और उस लोन की अमाउंट कितनी है, 20,000 है, तो उस केस में आपका ये जो एग्जम्प्टेड रहेगा, ये जो आपका जब आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट क्या रहेगी, एग्जम्प्टेड रहेगी। लेकिन एक दूसरा केस भी आता है, देखिए आपका अगर आप लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो एक रूल आता है, अगर मैं आपको बताता चलूं, रूल 3A के नाम से आता है, ये आपका सीवियर डिजीज को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है, आपका सीवियर डिजीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सीवियर डिजीज का मतलब कुछ जानलेवा जो बीमारियां इस कैटेगरी के अंदर रखी गई है, अगर इसके लिए अगर आप लोग लोन लेते हैं, इस अमाउंट के लिए अगर आप लोग क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वो भी क्या रहेगा, आपका एग्जम्प्टेड रहेगा। यानी कि यहाँ पे दो केस आपके बनते हैं जहां पे आपका अगर आप लोग लोन लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन हो चाहे कैसा भी लोन हो, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो क्या है, अगर आपका अमाउंट 20,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपका अमाउंट रूल 3A के अकॉर्डिंग आता है और रूल 3A के अंदर सीवियर डिजीज आती है, वहां पे जो आपको लोन अमाउंट दिया जाता है वो भी आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा, माने टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं होगा। दिस इज अ मेन कंसर्न। क्लियर है, ये दो केसेस बन गए। अब कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जहां पे अगर आप लोग कहें कि यहाँ पे तो क्या था, फुल्ली एग्जम्प्टेड था। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स, फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा केस क्या बन सकता है आपका, फुल्ली टैक्सेबल। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कह सकते हैं आपका दूसरा केस क्या बनेगा कि यहाँ पे जो आपका लोन अमाउंट हो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्लियर है, क्या होगा आपका, फुल्ली टैक्सेबल। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसको जरा गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको केवल एक ही सिनेरियो दिया गया है। इंप्लॉयर ने क्या कहा इंप्लॉय को कि आप लोग मेरे ट्रस्टेड इंप्लॉय हो तो मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। याद रखिएगा, मैं क्या नहीं लूंगा, आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। क्लियर है, तो जो आपका इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये वाला जो सिनेरियो है, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं आपका जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, उस केस में ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है, उसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा ना, टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, आपका जो इंटरेस्ट बनना चाहिए कायदे से, जो आपका क्या बनना चाहिए, इंटरेस्ट बनना चाहिए, वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। वो फुल्ली अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेट अस से कि मैं कहता हूं कि आपका जो एसबीआई कहता है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर हमारा 10% क्या बनना चाहिए, टैक्स बनना चाहिए। लेट अस से कि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया है, ये आपकी 1 लाख की अमाउंट है, और 1 लाख के ऊपर अगर आप लोग इसका ब्याज लगा के चलते, मान लीजिए 10,000 बना है। क्लियर है, तो ये क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि हम लोग 1 लाख के ऊपर आपसे ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन जो आपके इंप्लॉयर ने आपको एग्जम्पशन दिया, जो रियायत दी है, जो टैक्स को जो आपने टैक्स फ्री किया है, उस टैक्स के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, सॉरी उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपका माफ कर दिया है, इंटरेस्ट तो लिया ही नहीं आपके इंप्लॉयर ने। तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट बनता है, जो आपका इंटरेस्ट बनता है, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तीसरी पॉसिबिलिटी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जहां पे आपका जो इंप्लॉयर है वो खुद ही रिकवरी करे, क्या करे, खुद ही रिकवरी करे, माने इंटरेस्ट रिकवर्ड बाय इंप्लॉयर। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिकवर्ड बाय इंप्लॉयर, यानी कि आपका इंप्लॉयर ही क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है। यहां पे भी इन्होंने गेम खेला है। गेम क्या खेला है, अब यहां पे मैंने बताया जो मेन स्टैंडर्ड है वो कौन है, आपका एसबीआई। तो एसबीआई ने जो रेट सेट किया है, एसबीआई ने जो इंटरेस्ट सेट किया है, हम लोग उसको मान के चलेंगे। और कौन से ईयर की बात होगी, प्रीवियस ईयर की बात होगी। ऑब्वियस सी बात है, किसकी बात होगी, प्रीवियस ईयर की बात होगी। आपको क्या समझना है, एक तो जो आपका ये इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है आपका इंप्लॉयर, या तो वो एसबीआई रेट से ज्यादा होगा, क्या होगा, एसबीआई रेट से ज्यादा होगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं मोर देन एसबीआई रेट। तो पहला केस क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, मोर देन एसबीआई रेट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है लेस देन एसबीआई रेट। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, लेस देन एसबीआई रेट। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेस देन एसबीआई रेट। अगर आपका इंटरेस्ट अगर आपके एसबीआई रेट से ज्यादा बनता है तो ये आपका एग्जम्प्टेड रहेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जब पहले ही आप लोग इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो अब इसके ऊपर सरकार क्या लेगी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जितना आप कम दे रहे हैं, यानी कि जो डिफरेंस आता है, मान लीजिए एसबीआई का क्या है, एसबीआई का मान लीजिए आपका है 10% का रेट, आपके इंप्लॉय ने कहा मैं आपसे केवल 5% लूंगा, तो गैप कितने का है, 10 - 5, जो ये
डिफरेंस आया है ना, ये डिफरेंस जो आपका इंटरेस्ट का आया है, ये माय डियर फ्रेंड्स आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बताई। इंटरेस्ट फ्री लोन की बात हो रही है, 3 केस आपको याद रख के चलने हैं। फुल्ली एग्जम्प्टेड कब होगा? या तो आपका अमाउंट 20,000 से कम हो या 20,000 के इक्वल हो, या अगर आप लोग कोई सीवियर डिजीज अकॉर्डिंग टू द रूल 3 है, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर आप लोग लोन लेते हैं तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। अगर आपको फुल्ली टैक्सेबल कब रहेगा? आपका इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ये आपको थोड़ा ख्याल में रखना। ठीक है? वो कब रहेगा? जब आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या कहता है कि मैं आपसे टैक्स लूंगा ही नहीं, सीधी बात है, मैंने जो आपको लोन दिया है वो टैक्स फ्री दिया है। तीसरा केस क्या बनता है? अगर एम्प्लॉयर खुद क्या करता है, इंटरेस्ट रिकवर करता है, और यहां पर भी अगर वो एसबीआई से ज्यादा रेट लेता है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर एसबीआई से कम टैक्स लेता है तो जितना कम टैक्स बनता है ना, वो उसके ऊपर आपको क्या, सॉरी, जितना इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। सिर्फ ये मेन एजेंडा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाली अगर स्लाइड आपको याद होगी ना तो आज का एजेंडा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं ना तो आप पाएंगे कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन एक अल्टरनेट मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल को विद इन द सेकंड सोल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जब भी आपसे पूछे, आपको इस सिनेरियो के केस में, इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको टैक्सेबल परक्यूस्टीज निकालना है। क्या निकालना है? टैक्सेबल परक्यूस्टीज। बस यही आपको याद रखना है। इसके ऊपर कैसे टैकल करेंगे ये मैं अभी आगे वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपकी गिरीश आहूजा वाली किताब के अंदर दिया हुआ है, इसको जरूर समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी आपका एक्स लिमिटेड करके कंपनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्स लिमिटेड करके कंपनी है जिसने एडवांस किया है एक इंटरेस्ट फ्री लोन। कितने का है? अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए है। कहां से लिया गया है? आर्क से लिया गया है। किसके लिए? एक कार परचेज करनी है उसको। और ये लोन कब मिला है? 1 मई 2024 को इसको लोन मिला है। ठीक है ना? और ये आपका जो आर है वो रेगुलरली रीपेमेंट करता है इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्तें। कितनी किस्त जा रही है? 20,000 किस्त जा रही है। अच्छा, पर मंथ की किस्त है, ये याद रखिएगा, एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के आखिरी दिन में ये किस्त चली जाती है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूस्टीज, आपको क्या करना है? परक्यूस्टीज की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बताया गया एसबीआई ने जो अमाउंट सेट किया है वो कितना सेट किया है? 10% पर एनम सेट किया है। दैट्स इट। ठीक है? तब आपको समझना क्या है? समझना ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 1/5। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कहूंगा, लोन कब मिला है? लोन मिला है 1/5/2024 को। क्लियर है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1/5/2024 को लोन मिला है। अगर मैं आपके फिनेंशियल ईयर की बात करता हूं, आप सभी को पता है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके फिनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, और 2024-25 की मैं बात करूं तो फिनेंशियल ईयर कब से कब तक शुरू होगा? अगर आप लोग देखेंगे 1/4/2024 से शुरू होकर के आपका फिनेंशियल ईयर 31/03/2025 तक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसी के लिए तो कैलकुलेट करना है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपका जो लोन है वो 5वें महीने में अप्रूव हुआ है। आपको लोन क्या मिला है? 5वें महीने में मिला है। अलोंग विद आप हर महीने के आखिरी दिन में उसका एक 20,000 का किस्त भी पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना, देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर आज की टेक्निक आप लोग समझ गए ना तो बहुत इजीली आप लोग इसको टैकल कर पाएंगे इस सवाल को, वरना बहुत लंबी कैलकुलेशन के बेस पे क्वेश्चन सोल्व होता है तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी। समझिएगा मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे वही आपका फॉर्मेट बना लेता हूँ, टिपिकल सा फॉर्मेट जो आप लोग ट्रेडिशनल फॉर्मेट हमेशा से पढ़ते आए हैं। ठीक है? ये आपका फॉर्मेट हो गया है। अब क्या क्या लिखना, अमाउंट वगैरह पर्टिकुलर्स वगैरह मैं नहीं लिखूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा पूरा साल का डेटा मैं लिख देता हूँ। हमारा अप्रैल मंथ से शुरू होता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अप्रैल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मई लिखेंगे, फिर आपका क्या बनेगा, जून बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, जुलाई बनेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, फिर आपका अगस्त, फिर उसके बाद आपका सितंबर बनेगा, फिर आपका अक्टूबर बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, सितंबर, अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर, और लास्ट में क्या आ जाता है आपका दिसंबर। फिर आप लोग क्या लेके चलेंगे, जनवरी, और फिर क्या लेके चलेंगे आप लोग, फेब लेके चलेंगे, और फिर क्या लेके चलते हैं हम लोग, आपका मार्च 2025 लेके चलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया मेरी बात? हम दिसंबर, जन, फेब, ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा, आपका मार्च 2025। क्लियर है? ये आपके 12 के 12 महीने बन गए हैं। अब अमाउंट कितना था टोटल, ये ध्यान देने वाली बात है। टोटल अमाउंट था हमारे पास 5 लाख रुपए। कितना था? 5 लाख रुपए। लोन कब मिला है? मई में मिला है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में तो हमें कुछ मिला ही नहीं है।
यानी कि खाली छोड़ देंगे। अगर आप लोग मई में देखेंगे तो मई में आपको ध्यान देना है 5 लाख रुपए आपके पास लोन था, लेकिन ये भी याद रखना जब आप लोग लोन की रीपेमेंट करते हैं तो माइनस होके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। माने 5 लाख के अंदर 20,000 रुपए की किस्त उसके आखिरी महीने में चली गई। आपको मई में लोन मिला, 5 लाख का लोन मिला और 20,000 की किस्त आपकी आखिरी मई को चली गई है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप लोग 5 लाख के अंदर से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,80,000 बचेगा। क्लियर, पहली स्टेप आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब जून के अंदर कितना बचेगा, फिर से 20 कम हो जाएगा, 4,60,000, क्योंकि इसी महीने के आखिरी दिन फिर कितना चले जाएगा, 4 लाख आपका 40,000 बचेगा। ओके, हमने 4,40,000 लिख दिया। अगस्त के अंदर क्या होगा, 4,20,000 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग सितंबर की बात करते हैं तो 4 लाख बचेगा केवल, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अगर आप लोग अक्टूबर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो अक्टूबर के अंदर क्या होगा, अक्टूबर के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये बचेगा आपका 3,80,000, ठीक है। अगर आप लोग आगे बात करते हैं नवंबर के अंदर 3,60,000 बच जाएगा। ओके, यहां तक ठीक है। उसके बाद आपका 3,40 बचेगा, ये कितना बचेगा आपका, 3,40 बच जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका कितना बचेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये कितना बचेगा आपका, जून के अंदर आपका 3,20 बच जाएगा। ओके, कितना आ गया आपका, 3,20 आ गया। फेब के अंदर कितना बचेगा, केवल और केवल आपका 3 लाख बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मार्च के अंदर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मार्च के अंदर क्या बचेगा, 2,80 बच जाएगा। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा, कहीं पे मैंने मिस्टेक तो नहीं किया। देखिए मई के अंदर आपका कितना अमाउंट है, मई के अंदर आपने पे किया है कितना, 4,80,000 पे किया है। 4,60, फिर 4,40, फिर 4,20 और 4 लाख, फिर 80, 60, फिर 40, फिर 20 और फिर, ठीक है, टोटल अमाउंट ये कर लेना, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो आपका अमाउंट आया है ना, इस अमाउंट को माय डियर फ्रेंड्स हमें टोटल कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ये आपका टोटल अमाउंट बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप लोग क्या निकालते हैं, आप लोग निकालते हैं परक्यूस्टीज की वैल्यू, ठीक है। टैक्सेबल परक्यूस्टीज आपको निकालना है लोन फ्री के केस में, ठीक है ना। जब भी आप लोग क्या कहेंगे, टैक्सेबल परक्यूस्टीज की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालनी है, एक फॉर्मूला देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये क्या कहता है, जो आपका टोटल अमाउंट बना है वो लिख लीजिए, यानी कि ये सारे महीनों का टोटल अमाउंट कर लेंगे। जो आपको रेट एसबीआई ने सेट किया है वो लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में, क्योंकि 12 महीने का डेटा है इसलिए 1/12 कर दीजिए, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमें इन तमाम वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, एक तरीके से ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग देखते हैं, सबसे पहले है आपका 4,80,000 है, प्लस में कितना है आपका 4,60,000 है, फिर कितना है 4,40 है। ओके, फिर कितना है आपका 4,20,000 है। ओके, उसके बाद कितना है आपका 4,20 के बाद 4 लाख है, ठीक है। 20,000 का ही तो गैप है ना, क्योंकि 20,000 की किस्त जाती है हर महीने। 4 लाख के बाद 3,80,000 है आपका, प्लस में कितना है 360 है, यहाँ पे हम लोग 360 लिख देंगे, प्लस में 340 है। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 340, 380, 360, 340, उसके बाद कितना है 320 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,20,000। उसके बाद 3 लाख का अमाउंट भी दिया गया है, 3 लाख हो गया, प्लस में 2,80,000 हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 41,80,000 बनता है। टोटल कितना बनता है, 41,80,000। याद रखना कितना बन रहा है आपका, 41,80,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट बना कितना बना आपका, 41,80,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 41,80,000। रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय हम लोग कितना कर देंगे 100 और 1/12। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। यहाँ पे ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कितना बचा है, 4, 1, 8 और कितने जीरो बच गए आपके, 3 जीरो बच गए हैं। ध्यान रखिएगा कितने जीरो हैं आपके, 3 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 4,18,000 और डिवाइड में कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो 4,18,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 12 से तो 34,833 आएगा। कितना आएगा, 34,833। ये थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर, कितना आ गया आपका, 34,833 आ गया। क्लियर, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के बिहा पे सारी चीजें चलेंगी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बात अगर आपने नोट किया, आई डोंट नो अगर आपने समझा कि नहीं समझा, कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। वो बात क्या है कि यहाँ पे जो किस्त गई है ना, वो एंड ऑफ ईच मंथ गई है। कई बार क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इस महीने की किस्त आपके अगले महीने की 1 तारीख को जाएगी। अगर आप ध्यान से समझेंगे, इस महीने की किस्त कब जाएगी,
जाएगी? अगले महीने की पहली तारीख को जाएगी। क्वेश्चन सेम है। अब ये कैसे बदलेगा? दिस इज द मेन कंसर्न। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर हमने तब्दीली कर दी। क्या तब्दीली कर दी? कि आपकी जो किस्त जा रही है अब की बार वो थोड़ा सा चेंज हो गया। किस्त वाला मामला क्या हो गया है? चेंज हो गया। ध्यान से समझना, अब की बार जो आपकी किस्त जा रही है वो कब जा रही है? वो आपके इस महीने की जो किस्त है वो अगले महीने की पहली तारीख को जा रही है। ठीक है, ये वाली चेंजमेंट में कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं एक बार फटाफट से, ताकि हम लोग इस न्यूमेरिकल को दोबारा से बना सके। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको समझाने वाला हूं इन्हीं के बेस पे ही आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। चलिए यहां से हटा देते हैं। देखिए आपको लोन कब मिला था माय डियर फ्रेंड्स? आपको लोन मिला था वही, कितनी तारीख को मिला था आपको लोन? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 1/5/2024 को मिला था। माने मई में तो आपको लोन मिला था, और मई की किस्त कब जाएगी? जून में जाएगी। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मई के अंदर तो कोई किस्त ही नहीं गई। तो मई के अंदर अगर आपकी कोई किस्त नहीं जाती है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां तक मई मंथ के अंदर तो हमारा कोई किस्त गया ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला है? एंड ऑफ द मंथ की जगह आपकी बार मैंने क्या बताया? आपकी किस्त अगले महीने की पहली तारीख को जाएगी। तो मई के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपका 5 लाख अमाउंट एज इट इज है। जून के अंदर आपका किस्त चला जाएगा। मई का किस्त कब जाएगा? जून के अंदर। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4,80,000 बचेगा। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4,80,000। फिर कितना आ जाएगा? 4,40 आ जाएगा। ओके, फिर कितना आ जाएगा आपका? नहीं, 4,60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? फिर कितना आ जाएगा? 4,40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4,40 आ गया है। फिर कितना आएगा? 4,20 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ गया? 4,20 आ गया है। अगर आप लोग अक्टूबर की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? केवल और केवल आपका 4 लाख आ जाएगा। अगर आप लोग नवंबर की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3,80,000 आ जाएगा। अगर आप लोग दिसंबर की बात करते हैं तो 3,60 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख दिया 3,60। अगर जैन की बात करते हैं तो 3,40 आ जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं फेब की तो 3,20 आ जाएगा। और अगर आप लोग लास्ट मंथ की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? आपका 3 लाख आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? अगर आपने जो पेमेंट है वो अगले महीने की पहली तारीख को किया है, इंस्टॉलमेंट, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको क्या करना? टोटल कर लेना है। आपका पहला अमाउंट कितना है? 5 लाख है। फिर आपका 4,80,000 है, प्लस में 4,60,000 है। ठीक है, और प्लस में कितना है? 4,40,000 है। प्लस में कितना है? 4,20,000 है। प्लस में कितना है? 4 लाख है। ओके, फिर प्लस में कितना है? 3,80,000 है। फिर कितना है? प्लस में 3,60,000 है। ठीक है, प्लस में कितना है? 3,40,000 है। ओके, प्लस में 3,20,000 है। उसके बाद कितना है? प्लस में 3 लाख है। तो कितना हो गए? 44 लाख हो गया। तो ये अमाउंट कितना बना है? ये आपका 44 लाख बना है। याद रखिएगा कितना अमाउंट बन गया आपका? 44 लाख बन गया। बस पुट करना है। क्या पुट करना है? अमाउंट कितना है? 44 लाख है। तो यहाँ पे आप लोग 44 लाख लिख देंगे। मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करेंगे? रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में 1/12 हो जाएगा। एक जीरो ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4,40,000 बच गया। ओके, 4,40,000 बचा यहाँ पे अपने पास। डिवाइड कितने से कर देंगे? 12 से कर देंगे। 4,40,000 को अगर आप लोग 12 से डिवाइड करते हैं 36,636, यानी कि 36, आगे देखिए 666। ठीक है, 36,666 ये आपका क्या बनेगा? टैक्सेबल परक्यूस्टिज बनेगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या समझा हम लोगों ने? सिर्फ ध्यान क्या देना है? हमें कुछ बुनियादी बातों पे ध्यान देना है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। अगर आप लोग इन तीनों पॉइंट को याद रख पाए तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को क्या करेंगे? टैकल कर पाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा लोन फ्री अमाउंट वाला। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड आता है? फ्री मील ड्यूरिंग द ऑफिस आवर। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं? फ्री मील की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले फटाफट से। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्री मील की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फ्री मील का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं ना, तो फ्री मील को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो डिफिकल्ट होगा। देखिए, अगर आप लोग फ्री मील की बात करते हैं, और फ्री मील के केस में भी आपका पहला केस क्या रहेगा? वही आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। क्या रहेगा आपका? फुल्ली एग्जम्प्टेड। याद रखिए क्या रहेगा आपका? फुल्ली एग्जम्प्टेड। और फुल्ली एग्जम्प्टेड के केस में आप याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी टी मिलता है, चाय मिलता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है, क्या मिलता है आपको? कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है, तो ये दोनों चीजें क्या रहेंगी आपकी? फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेंगी। क्लियर है? क्या रहेंगी? फुल्ली एग्जम्प्टेड। वहीं अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग फुल्ली टैक्सेबल की बात करें, अगर आप लोग क्या करते हैं? फुल्ली टैक्सेबल, तो अगर आप लोगों को कुछ भी मिलता है, जैसे अगर आपको वाइन मिलता है, शराब मिलता है, तो टैक्सेबल रहेगा। अगर आप बियर की बात करते हैं तो ये भी क्या रहेगा? आपका टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, वाइन और बियर क्या रहेगा? टैक्सेबल।
टी और सॉफ्ट ड्रिंक क्या रहेगा आपका एक तरीके से फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। एक केस और बनता है ओल्ड रेजिम अगर आप लोग प्रीफर करते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप लोग क्या करते हैं ओल्ड रेजिम प्रीफर करते हैं, आपको जो मील मिलता है, क्या मिलता है आपको मील मिलता है, हर एक मील के ऊपर 50 का क्या मिलता है आपको 50 पर मील आपको एग्जम्प्ट होता है। क्या कहेंगे आप लोग 50 पर मील क्या रहेगा आपका एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बहुत बेसिक सी 3 रूल हैं। क्या 3 रूल क्या क्या कहते हैं? 3 रूल कहते हैं जब भी आप लोग फ्री मील की बात करते हैं तो सर हमें ध्यान रखना है चाहे चाय हो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो ये फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। अगर आप लोग वाइन की बात करते हैं बियर की बात करते हैं फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। लेकिन ओल्ड रेजिम के अंदर जो आपको फ्री मील दिया जाता है उसके अंदर 50 पर मील एग्जम्प्टेड रहेगा, उसके अलावा बाकी अमाउंट क्या रहेगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी ये आपकी कैलकुलेशन रहने वाली है जिसके बिहार पे आपको आगे सोल्व करना। ठीक है, तो ये आपका आज का छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे इतना ही है। अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आगे जब आएगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको मेमोराइज करना जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने लोन फ्री इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को भी देख लिया, 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। अगर आपका अमाउंट एंड ऑफ द मंथ पे होता है इंस्टॉलमेंट या नेक्स्ट मंथ अगर पे होता है तो दोनों तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। और ये जो रूल है, ये जो आपके प्रोविजंस है, इनको आप लोग जरूर मेमोराइज कीजिएगा, अपने जहन में रखिएगा। ये छोटा सा वीडियो था जहां पे आज के कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे, चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते, जब तक के लिए मैं तो कीप लर्निंग।